नमस्कार, मैं अजय कुमार। जब समाज के केंद्र में भयंकर बेरोजगारी और आर्थिक विषमता हो तो उस समाज में न्याय के सारे पैमाने ढहने लगते हैं। सारी बनी बनी मान्यताएं और नैतिकताएं धरी की धरी रह जाती हैं। भारतीय समाज के साथ हाल फिलहाल यही हो रहा है। जिस तरह की नीतियों के सहारे हिंदुस्तान को चलाया जा रहा है, उसके परिणाम में बेरोजगारी और आर्थिक विषमता की खाई ही मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस समय हर 10 में से एक शहरी बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने कहा है कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी थी। इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गईं और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। इसी संस्था के अध्यक्ष महेश व्यास कहते हैं कि भारत को हर साल तकरीबन 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। अगर ये नौकरियां नहीं मिलती हैं तो ग्रेजुएशन और मास्टर की पढ़ाई कर जिंदगी के संघर्ष से जुड़ने वाला बहुत बड़ा हिस्सा खुद को भटकन के अंधकार में झोंक देगा। यह तो बेरोजगारी की वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति का आर्थिक विषमता के धरातल पर भी पढ़ना चाहिए। वेतन पर काम करने वाले करीब 99% लोगों की कमाई महीने में 50,000 रुपए से भी कम है। यानी यदि आपका वेतन 50,000 मासिक से अधिक है तो आप उस समूह के वेतनभोगी समूह के शीर्ष 1% में शामिल हैं। कार्यबल में शामिल 86% पुरुषों और 94% महिलाओं की महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। देश के सभी किसानों की आबादी में 86.2% के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इस हिस्से के पास फिर भी फसल उगाने वाली कुल जमीन का केवल 47.3% है। आबादी के निचले 60% के पास देश की संपत्ति का 4.8% हिस्सा है। देश की सबसे गरीब 10% आबादी 2014 के बाद से लगातार कर्ज में है। ये आंकड़े कोरोना के संकट से पहले के हैं, यानी कि स्थिति अब तो बद से बदतर हुई होगी। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, सरकार की नीति क्या है? तो 2019 के बजट के आर्थिक सर्वे में सरकार ये खुलकर कहती है कि वह अपना जोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल इसी बार है। साल 1990 के बाद से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक वृद्धि करने पर ही जोर दिया जा रहा है। इस बार बस इतना हुआ है कि सरकार ने यह खुलकर स्वीकार कर लिया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मुकम्मल बनाया जा सकता है। इस विषय पर पिछले साल के आर्थिक सर्वे में पहला अध्याय ही सुचिंतित तरीके से निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा गया था। इस अध्याय का सारांश यह है कि आम जनता की बचत बैंकों में जमा होगी, बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा, कर्ज से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से उत्पादन और उत्पादन से उत्पादन के दूसरे जो साधन होते हैं, कल कारखानों में कामों की बढ़ोतरी होगी। इस वजह से रोजगार का सृजन होगा, यानी जनता को काम मिलेगा। इस पूरे चक्र में अर्थव्यवस्था के विकास में बढ़ोतरी होगी, जिससे टैक्स और नॉन टैक्स से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सरकार जनधन खाते में आधार के जरिए टारगेटेड जन समुदाय तक पैसे पहुंचाकर वंचित समुदाय का उत्थान करेगी। साथ में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाओं को लागू कर पिछड़े लोगों को जीवन में सुधार करती रहेगी। कानून का नियम लागू कर समाज का माहौल को ठीक करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हर उपाय को अपनाकर इन्वेस्टमेंट के लिए सेहतमंद माहौल को पैदा करेगी। कॉरपोरेट कानून में बहुत कम फेरबदल करेगी ताकि कॉरपोरेट माहौल में एक तरह का स्थायित्व बना रहे, जिससे घरेलू और बाहरी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी। केवल देश के बाजार के लिए ही उत्पादन न किया जाए बल्कि विदेशों के लिए भी उत्पादन किया जाए, यानी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि अर्थव्यवस्था से जुड़े सारे मसले एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनमें से किसी भी एक में कमी होने पर मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था का चक्र सही से चल नहीं रहा है। आर्थिक सर्वे में इसी को ही विशियस सर्किल ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति होने पर आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक सर्वे ही कहता है कि इसके लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में वर्चुअस सर्किल यानी कि सद्गुणों वाला सर्किल बने, यानी आर्थिक विकास के सभी कारकों का जब सदचक्र बनेगा तब आर्थिक विकास होगा। अब आर्थिक सर्वे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए आर्थिक विकास की जितनी भी बातें जटिल ग्राफ आर्थिक सिद्धांत के जरिए कही गई हैं, उनकी मूल आत्मा अर्थशास्त्र के किसी भी किताब में पढ़ने को मिल जाती है और यही मॉडल अपनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक काम करती आ रही है।
तो फिर भी समावेशी यानी सबका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? सबको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी में जीवन जीने के लिए शापित क्यों है? विकास के नाम पर पर्यावरण की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? सामाजिक समरसता का ताना बाना टूटता क्यों जा रहा है? और भयंकर किस्म की आर्थिक असमानता की जकड़ में हम डूबते क्यों जा रहे हैं? न्यूज क्लिक के वरिष्ठ पत्रकार सुबोध वर्मा कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा पूरा मसला बचत पर निर्भर है, और बचत तो तब होगी जब कमाई होगी। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा 10,000 रुपए से भी प्रति महीने कम कमाता है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट के तहत तकरीबन 92% महिला कामगार और 82% पुरुष कामगार 10,000 रुपए महीने से भी कम की कमाई करते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो बचत कहां से होगी? यह स्थिति बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की जाती है। हर बार इस स्थिति को नजरअंदाज कर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार कुल आबादी की केवल 4.5% आबादी ही कर दे पाती, यानी कि टैक्स दे पाती है। इसमें से बहुत बड़ी आबादी सबसे कम टैक्स स्लैब वाले श्रेणी में आती है। इसके बाद सरकार की कमाई का सोर्स इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स, कर्ज पर ब्याज आदि होते हैं। इन सारे सोर्स को मिलाने के बाद आर्थिक वृद्धि की दर तो ठीक ठाक बन जाती है, लेकिन सबके लिए विकास या एक कल्याणकारी राज्य समावेशी विकास की स्थिति नहीं बना पाता है। जब तक एक बहुत बड़ी आबादी को ठीक ठाक कमाई नहीं होगी, तब तक बचत नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि जीवन के मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, सेहत, भोजन, आवास पर तो सरकार का निवेश बढ़े ही, इसके साथ वंचित समुदायों से जुड़े लोगों पर भी सरकार ध्यान दे। लेकिन हम अक्सर सरकारी निवेश या पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब यह समझ लेते हैं कि केवल सोशल वेलफेयर से जुड़े योजनाओं पर सरकारी निवेश हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इकॉनमी में तेजी लाने के लिए सरकार उन जगहों पर भी इन्वेस्ट करती है जहां पर बहुत अधिक लोग लगे होते हैं, जैसे कि किसानी में एमएसपी के दाम बढ़ाया जा सकता है, उर्वरकों और बीजों पर सरकारी निवेश किया जा सकता है, किसानी से जुड़े दूसरे तरह के पूंजीगत व्यय का बोझ सरकार अपने कंधों पर ले सकती है, ताकि बहुत बड़े समुदाय को रोजगार भी मिले और उनकी ठीक ठाक कमाई भी हो। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर केवल फायदा देखकर इन्वेस्ट करता है। अगर उसे फायदा नहीं दिखेगा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए वह किसानी में इन्वेस्ट करे, ऐसा मुमकिन नामुमकिन है। इसी तरह दूसरे उद्योग धंधे भी हैं जिन्हें सरकार अपने हाथ में लेकर चला सकती है। सरकार खुद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भाग बन सकती है। अगर अभी तक के औद्योगिकरण से बहुत कम लोगों को फायदा हुआ है, मजदूरों को ठीक मजदूरी नहीं मिली है, पर्यावरण का अकूत दोहन किया गया है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि सरकार इसे अपने हाथ में लेकर सही तरीके से चलाए, जिसमें बहुतों को रोजगार भी मिले और सही आय भी मिले। अभी भी ग्रामीण इलाकों में उद्योग धंधे नहीं लगते हैं। निजी निवेशकर्ता को ग्रामीण इलाकों में मुनाफा नहीं दिखता है। ऐसी जगहों का विकास क्या बिना सरकारी सहयोग के संभव है, या हम पूरी तरह से शहरीकरण के मॉडल को अपनाकर ही विकास करना चाहते हैं, जहां जिंदगी बदहाल होती जाती है और पर्यावरण का दोहन लगातार चलता रहता है? प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा जाता है कि इससे कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आखिरकार यह कार्य संस्कृति नाम की चिड़िया होती क्या है? प्राइवेट जगहों पर जमकर शोषण किया जाता है, काम करने की लंबी अवधि, मेहनताना के तौर पर बहुत कम पैसा और सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर। इन सब के बीच में अगर आपने छुट्टी ले ली तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने वाले यह कहते हैं कि यहाँ बहुत अच्छे से काम किया जाता है, तो दरअसल वह छुपा देते हैं कि हाँ, यहाँ शोषण भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। चमकने वाली पैंट और शर्ट के साथ लगी हुई टाई से इंसान को गरिमापूर्ण जीवन नहीं दिया जा सकता। इस दुनिया में खुद को गरिमापूर्ण जीवन में रखने के लिए कुछ आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है। इन सुविधाओं के लिए ही कोई अपने जीवन में नौकरी करता है। अगर इस नौकरी से उन्हें यह भी नहीं मिल पाए तो आखिरकार वह नौकरी किस काम की और वह माहौल किस काम का जिस माहौल में कोई नौकरी दे रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए उद्योग धंधों की स्थिति बेहतर होगी, निर्यात बढ़ेगा
और गरीबी दूर होगी, यह सोच अभी की नहीं है। 30 सालों से यही सोच जारी है। इसी सोच से सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अनुभव यह बताते हैं कि इससे आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है। इस वजह से बचत भी कम हुई है। पिछले 10 सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। साल 2008 के मुकाबले अभी बचत दर 4 परसेंटेज पॉइंट की दर से कमी दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में बाजार में मांग नहीं बनती है और बाजार मांग की स्थिति नहीं पनपेगी तो बाजार में बढ़ोतरी कैसी आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों से इसी परेशानी से गुजर रही है। इसके साथ वैश्विक परिस्थितियां इस समय व्यापार के लिहाज से बिल्कुल नकारात्मक है। बहुत सारे देशों के बीच चल रही आर्थिक झगड़ा और अपने बाजार को बनाए रखने के प्रति संरक्षणवाद का रवैया निर्यात के आधार पर विकास करने की इरादे को पूरी तरीके से कमजोर करता है। इसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह रही है कि यहाँ जहां मुनाफा होता है, केवल मुनाफा दिखता है, वहीं जाकर काम करता है। इसलिए जब बुनियादी ढांचों में इन्हें निवेश करने का मौका मिला तो इन्होंने बैंकों से कर्ज तो बहुत लिया, लेकिन उन्हें उनको सही अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए बैंकों को बढ़ते हुए एनपीए का सामना करना पड़ा। यही हाल पावर सेक्टर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का है। मुनाफा कमाने की मंशा की वजह से प्राइवेट सेक्टर उन जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करता है जहां उसे लाभ ना मिले। इसकी वजह से ग्रामीण इलाके हमेशा से उपेक्षित रहते हैं। मूलभूत सुविधाएं सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब अगर सेहत और शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो मानव संसाधन कैसे विकसित होगा? जब यह विकसित नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी? हम उल्टे मॉडल पर चल रहे हैं। हम सर के बल खड़े हैं। जब तक मानव संसाधन को विकसित करने का उपाय नहीं होंगे तब तक बचत नहीं होगी। यही विशियस साइकिल है जो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी चर्चा बहुत लंबे समय से होती आ रही है। अब आर्थिक सर्वे में व्यवहार बदलकर मांग पैदा करने की बात की जा रही है। यह फिजूल की बात है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हम खर्च करने के लिए आगे नहीं आएंगे। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि सरकार अपनी सोच बदले, अर्थव्यवस्था को लेकर अपना रवैया बदले, बहुत सोच समझकर रणनीतिक तौर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े ताकि सबको नौकरी मिल पाए, नौकरी से जीने लायक पैसा मिल पाए और जीने लायक पैसे से ऐसा तो दिखे कि भारत में आर्थिक असमानता कम हो रही है और लोग गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहे हैं। शुक्रिया।